नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुभा झा, सहायक प्राध्यापक, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज, रायपुर। आज स्टूडेंट्स हम एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन सेकेंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन एंड न्यूट्रिशन में यूनिट 5 का टॉपिक न्यूट्रिशन इन एड्स इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसको पूर्ण रूप से एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है या एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। कुछ साल पहले तक एड्स जो है उसको एक बहुत ही लाइलाज बीमारी समझा जाता था और लगता था कि इसका इलाज जो है मुश्किल है, परंतु वर्तमान में वैज्ञानिक शोध, आहार में बहुत ज़्यादा सुधार एवं दवाइयों के माध्यम से एड्स को यदि प्रारंभिक तौर पे ही इसका यदि निदान कर लिया जाता है, तो आसानी से इसका उपचार भी जो है वो हो जाता है। एड्स जो है यह एचआईवी जैसा आपको बताया कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, जो कि जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिकारिता उत्पन्न करती हैं, उनके जो जेनेटिक कोर होता है, उसको प्रभावित करता है और उसका प्रभाव ये होता है कि शरीर में धीरे-धीरे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होने लगती है। कुछ नाड़ी तंतु संबंधी जो हैं, वो उसमें समस्याएँ देखी जाती हैं, जटिलताएँ देखी जाती हैं और समय-समय पर जो रोगी है, उसको संक्रमण होने लगता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो एड्स की बीमारी है, उसका संचरण के साधन संदूषित सुइयों का उपयोग करना, जैसे जो लोग नशे का सेवन करते हैं, नशा युक्त दवाइयाँ लेते हैं और यदि एक ही प्रयुक्त की हुई निडल जो है उसको यदि ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं और एक व्यक्ति को यदि एड्स है, तो वो आसानी से दूसरे में फैलता है। या फिर यदि जब व्यक्ति का इलाज किया जाता है या उसका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है और यदि उसका जो ब्लड है या उसको जो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, वो किसी ऐसी निडल से दिए जा रहे हैं, इंजेक्शन से दिए जा रहे हैं, जो कि संक्रमित मरीज के लिए प्रयुक्त की गई हुई है और ठीक से उसको जो है निर्जमीकृत नहीं किया गया है, तो यह भी एड्स का एक प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा जो शारीरिक द्रव्य होते हैं, जैसे ब्लड, यदि संक्रमित ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाए, तो भी एड्स का प्रसारण होता है। सीमेन, वीर्य जो रहता है उसके माध्यम से, प्री सेमाइनल जो फ्लूइड्स होता है उसके माध्यम से, वेजाइनल फ्लूइड जो रहता है, महिलाओं की योनि में उपस्थित जो तरल पदार्थ है और जो मातृ दूध या ब्रेस्ट मिल्क होता है, स्तन दूध होता है, इनमें भी जो है वो अम, एड्स इनके माध्यम से प्रसारित हो सकता है। तो इस प्रकार से लार, यूरिन और अश्रु के द्वारा होता है। ब्लड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा पूर्ण रक्त ही जो है वो पेशेंट को दिया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर कभी उसको सीरम दिया जाता है, प्लेटलेट दिया जाता है, लिम्फोसाइट्स दिए जाते हैं, तो जो संदूषित यदि वो एड्स के संक्रमित रोगी का है, तो उसके माध्यम से भी जो है वो एड्स फैल सकता है। इसके अलावा जो मदर को यदि एड्स के द्वारा संक्रमण है, तो उसका जो प्लेसेंटा होता है, नाल जो होती है, उसके माध्यम से उसके बच्चे में भी ये संक्रमण फैल सकता है। प्रारंभिक तौर पर यदि हम देखेंगे, तो इसके जो लक्षण होते हैं, उसमें व्यक्ति को बार-बार बुखार आना, लंबे समय तक बुखार आना, उसको बहुत ज़्यादा थकान लगना, उसके जो लिम्फ नोड्स रहती हैं, उनमें समस्या होना, उसके गले में बार-बार संक्रमण होना, सिर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा थकान लगना और शरीर में कहीं पे भी ऐसे लाल चकत्ते हो जाते हैं, जो कि कुछ सप्ताह से लेकर कुछ माह तक उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा पेट खराब रहना वगैरह सामान्य लक्षण भी उसके में देखे जाते हैं। यह लक्षण उसको मुख्य रूप से इसलिए होते हैं क्योंकि उस व्यक्ति की चूँकि रोग प्रतिकारिता बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो कोई भी संक्रमण चाहे वो भोज्य पदार्थ से हो, चाहे आहार नाल से हो, चाहे श्वसन के द्वारा हो या शरीर के किसी भी छिद्र के द्वारा उसके शरीर में संक्रामक तत्व जो हैं वो प्रविष्ट कर जाते हैं और व्यक्ति को बार-बार संक्रमण होता है जिससे कि उसमें कुपोषण देखा जाता है। अब यदि इसकी हम दवाइयों के बारे में बात करेंगे, उपचार के बारे में बात करेंगे, तो कुछ ऐसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ इन्हिबिटर्स आते हैं, जो कि वायरस के उत्पादन को कम करते हैं। कुछ प्रोटीज़ इन्हिबिटर आते हैं, जो कि वायरस के बहुगुणन को खत्म करते हैं। तो इसके साथ ही साथ ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति है, वो अपना जो जीवन साथी या जो पार्टनर है उसका, उसके एचआईवी का टेस्ट जो है वो दोनों करवाएँ, जिससे कि उनके सुरक्षित रहें। साथ ही साथ
जो लैंगिक संबंध जो है वो कम से कम लोगों से उनका संपर्क रहे। इसके अलावा जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, यदि इंजेक्शंस के माध्यम से यूज़ कर रहे हैं, तो निडल और सिरिंज को शेयर नहीं करना चाहिए। और जैसे ही यदि एचआईवी का शंका होती है, तो तत्काल उसका जो है वो उपचार कराना प्रारंभ करना चाहिए। ये मुख्य बिंदु इसके उपचार के होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो एचआईवी या एड्स होता है, उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि जैसा आपको बताया कि व्यक्ति की रोग प्रतिकारिता बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण उसको बार-बार सामान्य संक्रमण होते रहते हैं, सर्दी, खाँसी, बुखार, कभी लंग्स में संक्रमण होना, कभी पेट खराब होना, डायरिया हो जाना, गैस्ट्रेंटाइटिस हो जाना, कभी वमन वगैरह होना। तो ये लगातार उसको जो हल्की-फुल्की समस्या स्वास्थ्य की चलती रहती है, भूख न लगना, जिससे धीरे-धीरे उसका पोषण स्तर जो रहेगा वो घटने लगता है और जो पेशेंट है उसका वज़न कम होने लगता है। उसके मांसपेशियाँ नष्ट होने लगती हैं और धीरे-धीरे उसके शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब मुख्य जैसे प्रोटीन है, फैट है वगैरह, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं जिसमें कि मुख्य रूप से विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह आते हैं। दूसरी बात ये देखी जाती है कि जब चूंकि जो सिम्टम्स आपको बताया कि इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस रहते हैं या आंत्र मार्ग की गड़बड़ियां रहती हैं, उसका परिणाम ये होता है कि जो पेशेंट है उसमें दोषपूर्ण अवशोषण जो है वो देखा जाता है। पोषक तत्व जो रहेंगे यदि वो भोजन ग्रहण भी करता है तो उसका अच्छे से अवशोषण नहीं हो पाता। इसका परिणाम ये होता है कि ली जाने वाली भोजन की मात्रा कम हो जाती है, बार बार उसको संक्रमण होता है और वायरल संक्रमण भी जो है बार-बार रिपीट होता है। इधर इसका ये प्रभाव होता है कि उसको जो इम्यून सिस्टम है वो उसका खराब हो गया है एचआईवी के कारण, और वो जो भी संक्रमण उसको होता है उससे वो लड़ने की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है, और जिससे कि आस-पास के वातावरण में उपस्थित अन्य संक्रमण भी उस पेशेंट को होने लगते हैं। इसका कुल परिणाम ये होता है कि किसी भी प्रकार के संक्रमण के प्रति उस रोगी की ग्राह्यता या वल्नरेबिलिटी जो रहती है वह बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो भी समय-समय पे जो संक्रमण उपस्थित होते हैं, उनकी बारंबारता बढ़ जाती है और उनकी अवधि बढ़ जाती है। और इस तरीके से एड्स के लक्षण जो रहेंगे या एड्स की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। इस तरह से हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिशनल केयर होती है या उसकी पोषणीय देखभाल जो रहती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एड्स होने के बाद जो पेशेंट है वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी भोजन खाने की लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ जो है वह पेशेंट जो रहेगा वो अपने को सामाजिक रूप से कटा हुआ महसूस करता है, अवसाद या डिप्रेशन में रहता है, और पूर्व में ही जैसा हमने देखा कि एड्स के कारण उसका पोषण स्तर लगातार निम्न होता जा रहा है। तो न्यूट्रिशनल केयर जो है या उसके यदि हम पोषण स्तर को अच्छा पोषण यदि उसको प्रदान करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति का जो जीवन का जो गुणवत्ता है या जो उसकी लाइफ की क्वालिटी है, उसको आसानी से बढ़ाया जा सकता है, या जो भी उसके पास शेष जीवन है, उसको वो बहुत उत्तम तरीके से व्यतीत कर सकता है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य ध्यान में रखना पड़ता है, वह यह होता है कि जो पेशेंट है, उसको एजुकेट करना या उसकी काउंसलिंग करना। जैसा भी आपको बताया कि पहले सबसे पहले उसको मनोवैज्ञानिक रूप से भी बूस्ट अप किया जाता है, और साथ ही साथ उसको ये समझाना पड़ता है कि जो वेल बैलेंस्ड डाइट है, जो अच्छा संतुलित आहार है, पौष्टिक आहार है, उसका क्या महत्व है और उस आहार को लेने से उसको क्या फ़ायदे होंगे। दूसरा उद्देश्य होता है कि उसको पर्याप्त पोषण प्रदान करना। जैसा पूर्व में हम लोगों ने चर्चा की कि उसका पोषण स्तर भी कम होगा, उसका आहारीय जो अंतर्ग्रहण है, मात्रा है, वो भी कम होती जाती है। तो सबसे पहले उसको इतना पर्याप्त न्यूट्रिशन देना कि उसका मेंटेनेंस हो सके, उसके शरीर को बनाए रखा जा सके, और उसके बाद फिर दूसरा उसमें उद्देश्य होता है कि इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टेटस, अर्थात उसको इतना पोषण देना कि उसके पोषण स्तर में सुधार जो है वो देखा जा सके। साथ ही साथ जो उसको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की जो उसकी समस्या होती है, उस समस्या को भी जो है वो दूर करने का प्रयास जो रहेगा वो किया जाता है। अब यदि हम इसके पोषक तत्वों संबंधी आवश्यकता देखेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि ऊर्जा जो है वो इसके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा जो है उस पेशेंट को ग्रहण करना चाहिए, और इससे ये होता है
कि जो व्यक्ति है, उसकी जो शारीरिक कमज़ोरी है या उसमें जो पोषक तत्वों की कमी है, जो उसकी जीवन जीने की क्षमता कम होती जाती है, उस क्षमता को जो है वो बढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि सामान्य तौर पर जो यदि उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की मात्रा जो है वो प्रदान यदि की जाती है पेशेंट को, तो उसकी जो बीमारी धीरे-धीरे फैल रही है और उसमें जो जटिलताएँ होती हैं, उन जटिलताओं से उसको आसानी से पेशेंट जो है वो उसको उसको बचाया जा सकता है। जो पेशेंट है उसको कम से कम 30 से 40 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट, अर्थात सामान्य तौर पर यदि हम किसी पेशेंट को 20 से 25 किलो कैलोरी का पर केजी बॉडी वेट का आहार प्रदान करते हैं, तो जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनको कम से कम 35 से 30 से 40 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट का जो है वो ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ प्रदान करना चाहिए। यदि उस पेशेंट को अ, बुखार भी साथ में है, जैसा कि बताया गया कि उसका शारीरिक तापक्रम बढ़ा रहता है, तो उस कंडीशन में जो हम बुखार के नियम में बीएमआर बढ़ने से किलो कैलोरीज या ऊर्जा की मात्रा बढ़ाते हैं, वह व्यवस्थापन भी इसमें करना आवश्यक होता है। दूसरा प्रमुख तत्व होता है प्रोटीन। शरीर में सकारात्मक या धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन बनाए रखने के लिए और जो हमारे शरीर में लीन बॉडी मास है, अर्थात जो मांसपेशियां हैं, उनको मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है कि जो पेशेंट है उसको हाई प्रोटीन डाइट जो रहेगी वो उसको प्रदान करना चाहिए। जैसे कि 1 ग्राम से 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उसको मेंटेनेंस के लिए लगता है, मतलब जब वो भोजन नहीं ले पा रहा है उस समय कम से कम इतना उसको प्रदान करना चाहिए, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो उस पेशेंट को फिर कम से कम 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट यदि प्रोटीन दिया जाता है, प्रोटीन हमेशा उच्च क्वालिटी का दिया देना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाला देना चाहिए, जिससे कि उसमें शीघ्रता से सुधार होता है। वसा के बारे में जो शेष ऊर्जा है वो हमको वसा के माध्यम से देनी चाहिए, लेकिन ये होता है कि जो पेशेंट है उसको लो फैट डाइट दिया जाता है, क्योंकि जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादा करके या तो दोषपूर्ण अवशोषण देखा जाता है पोषक तत्वों का, या फिर उनमें डायरिया, जिसको कि हम स्टीटोरिया या फैटी डायरिया बोलते हैं, इसकी समस्या भी देखी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि उस पेशेंट को वसा देते हैं तो उसके अतिसार के लक्षण जो है वो और भी बढ़ जाते हैं, तो हमको उसको वसा सीमित मात्रा में प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल्स होते हैं, जो कि ब्लड में डायरेक्ट एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, उनको यदि दिया जाता है तो उस कंडीशन में भी स्टीटोरिया की समस्या जो है उससे रिलीफ मिलता है। विटामिन और मिनरल्स में ये चीज़ देखी जाती है कि जो एड्स है इसमें मुख्य रूप से, जैसा आपको बताया, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब पेशेंट पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर पाता या फिर यदि वो मानसिक अवसाद की स्थिति में रहता है तो उसकी भूख में कमी देखी जाती है। तो इसका परिणाम ये होता है कि उसको उसके शरीर में सारे प्रकार के विटामिन्स और खनिज लवण की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो विशेष करके उसको बीटा कैरोटीन, जिसको कि हम विटामिन ए बोलते हैं, विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, फोलिक एसिड, इनके संपूरक देना चाहिए। सेलेनियम जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट के समान कार्य करता है, वो ट्रेस एलिमेंट उसको देना चाहिए। कम से कम उसको 70 मिलीग्राम यदि पर डे दिया जाता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वैसे ज़िंक को ये माना जाता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होता है, और बहुत एक्सेसिव ज़िंक जो है वो उसके लिए हानिकारक भी हो सकता है। और वर्तमान में जो अध्ययन है वो बताते हैं कि पेशेंट यदि अपने आहार में एंटीऑक्सीडेंट, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स वगैरह का यदि सेवन करता है, जिसमें कि दही, दूध वाले प्रोडक्ट्स भी आते हैं और साथ ही साथ प्रोबायोटिक्स आजकल उपयोग किए जाते हैं, तो वो जिसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट आते हैं, उससे भी उसकी जो है वो ड्रग टॉक्सिसिटी या दवाओं से होने वाले विषैले पदार्थों को कम किया जा सकता है, प्रभाव को। अब अगली जो समस्या एड्स के पेशेंट में होती है वो ये होती है कि जो दवाइयाँ उसको दी जाती हैं, जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं जिससे वायरस की वृद्धि को और मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन को रोका जा सके, ये जो हैं उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट और भी बहुत आवश्यक होता है। हम आगे देखेंगे कि इस टेबल में दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो पेशेंट है उसको
खुद एड्स की समस्या और जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके कारण जो समस्याएँ होती हैं, जिसके कारण भोजन में उस प्रकार से समायोजन करना चाहिए। जैसे भूख यदि नहीं लग रही है, तो बहुत ज़्यादा खुशबूदार पदार्थ उसको नहीं देने चाहिए, जबकि कम मात्रा में बार-बार उसको भोज्य पदार्थ देना चाहिए, उसकी रुचि के भोज्य पदार्थ देना चाहिए और भोज्य पदार्थ चूँकि वो कम मात्रा में ले रहा है, तो वो ऊर्जा के सघन स्रोत होने चाहिए। दूसरा उसको प्रमुख समस्या नौसिया और वॉमिटिंग मतलब जी मिचलाना और वमन देखा जाता है, तो उसको हमेशा कम मात्रा में भोज्य पदार्थ लेना चाहिए, थोड़े-थोड़े अंतराल में लेना चाहिए। अच्छा पानी जो है उसको भरपूर मात्रा में पीना चाहिए और उसके बाद मतलब विशेष करके भोजन के साथ में उसको कम लेना चाहिए, जैसा हम जानते हैं और भोजन लेने के आधे घंटे के बाद पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का या पानी का सेवन करना चाहिए। नमक सीमित मात्रा में लेना चाहिए और साथ ही साथ अपने जो आमाशय है, उसको जिन भोज्य पदार्थों को खाने से अच्छा महसूस होता है सूदिंग महसूस होता है, उनको लेना चाहिए। लेकिन फास्टिंग वगैरह जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए और साथ ही खाना खाने के तुरंत बाद में लेटना या सोना अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़ देखी जाती है चेंज और लॉस ऑफ टेस्ट स्वाद जो है उसकी जीभा में कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो घरेलू मसाले हैं या नींबू है, ऐसी जैसे दालचीनी का मसाला है, गरम मसाला ये जो फ्लेवर्स उसको पसंद आते हैं, उनका उपयोग जो है वो किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ पेशेंट को ये सिखाना चाहिए कि भोजन को वो जितना ज़्यादा चबा के खाएगा, जितना ज़्यादा अपने मुख में उसको रखेगा, उतना ज़्यादा उसको जो है वो उसके जो संवेदी केंद्र होते हैं, उनको स्टिमुलस मिलता है, जिससे धीरे-धीरे उसको स्वाद महसूस होता है। अगली समस्या कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होती है, जिसको दूर करने के लिए उसको अच्छे रेशेदार पदार्थ देना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ देना चाहिए और साथ ही साथ उसको जो है व्यायाम रेगुलर करना चाहिए। यदि वो एक अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी अपने लाइफ में ऐड करता है, तो उसका जीवन स्तर सुधरता है। इसके अलावा जो अ, परिशोधित खाद्य पदार्थ होते हैं या रिफाइंड भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका सेवन करने से उसको बचना चाहिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ समय वर्ष पूर्व तक एड्स जो है उसको एक बहुत ही गंभीर बीमारी जो है वो माना जाता था, परंतु वर्तमान में ये सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हुई हैं कि जो पेशेंट है वो यदि उसको समय पर उसका निदान कर लिया जाए, जाँच कर लिया जाए, एक रूटीन चेकअप की तरह यदि वो अपने एचआईवी टेस्ट को करा लेता है और यदि उसको संभावना लगती है कि एचआईवी की बीमारी है या वो रिपोर्ट में आता है, तो वो इस प्रकार से यदि उसके दवाइयों के साथ-साथ पोषण स्तर का सुधार किया जाए, तो निश्चय ही उसके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।